करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, खासतौर से भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 21वीं सदी के महानायक मानवर कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमानी प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी नीति में आस्था और विश्वास रखते हुए, साथियों आज हम सब लोग आज प्रेस के माध्यम से जो आप लोगों को संबोधित करने वाले हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों के भी सेंटर कोऑर्डिनेटर और दोस्तों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, MLC रहे और पूर्व में ही देश की सबसे बड़ी पंचायत सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, राज्यसभा सांसद रहे, आदर और सम्मान योग्य आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हमारे बीच में हैं। वो आपको संबोधित करेंगे, तमाम जानकारी आपको देने का काम करेंगे। उन्हीं की बराबर में बैठे हुए हमारे दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भाई सुदेश आर्या जी, दूसरे दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भाई एडवोकेट सुरजीत सम्राट जी और दिल्ली प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी और तमाम हमारे सभी बहुजन मीडिया के सम्मानित साथी, सब मीडिया के हमें मीडिया बंधुओं, सभी का आदर सम्मान करते हुए दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि देश में लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है, उसी के संबंध में आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के हमारे जितने दिल्ली प्रदेश में तमाम सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी, विस्तार के साथ तो माननीय सांसद जी बताने का काम करेंगे। उसी संबंध में मैं निवेदन करता हूं माननीय सांसद जी से, आपको संबोधित करेंगे माननीय सांसद जी। सम्मानित मीडिया बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर माननीय बहन जी की जनसभाओं को, माननीय आकाश आनंद जी की जनसभाओं को विशाल जन समर्थन मिल रहा है। ख़ास तौर से युवाओं का बड़े पैमाने पे उनको समर्थन मिल रहा है। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं माननीय बहन जी के द्वारा, माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो इस देश की 140 करोड़ लोगों के हितों की बात रखी जा रही, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए या तो लुभावने वादे कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने, कोई कहता है कि हमने 50 साल 55 साल शासन किया, कांग्रेस पार्टी कहती है,
कोई कहती हमने इतने साल शासन किया है। वो अपने 55 साल का किए गए कार्यों का विवरण नहीं दे रहे, ये अपने 10 साल और पिछली सरकारों का शासन का विवरण नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता को भरमाने के लिए वो अगले 2047 की बात जनता से करते हैं। और किस स्तर पर दोनों पार्टियां अपने अपने के नेता लोग अपनी बात रखने में करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय बहन जी अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी चारों बार की सरकारों में की गई विकास की बातों को, इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के गरीब शोषित लोगों के हक और हकूक़ की बात करती हैं। तो उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दिल्ली प्रदेश, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसमें सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें आज हम अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, प्रदेश प्रभारी स्वदेश आर्या जी, उपाध्यक्ष भाई सतीश चौधरी जी, सब लोगों की आम सहमति के साथ प्रदेश के ज़िले के, प्रदेश के जो जोन क्षेत्र हमारा बटा, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आम सहमति के बाद 7 में से 6 लोकसभा सीटें आज हम लोग घोषित करने जा रहे हैं और 1 लोकसभा सीट 1 से 2 दिन में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ था, इसलिए 1-2 दिन में आप लोगों को घोषित करके बता दी जाएगी। उस क्रम में जो लोकसभा का क्रम संख्या दिल्ली प्रदेश का है, 1 नंबर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। लोकसभा क्रमांक संख्या 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही पढ़े लिखे पार्टी के समर्पित साथी डॉक्टर अशोक कुमार जी। लोकसभा क्रम संख्या 3 पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र क्रम संख्या 4 से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 5 नंबर से श्री विजय बौद्ध जी और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्रम संख्या 6 से श्रीमती विशाखा आनंद जी। इस तरह से 6 प्रत्याशियों को आउट ऑफ 7 6 में से आज की हम लोगों ने सर्वसम्मत के साथ घोषित करने का काम किया। उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग देते रहे हैं, आप लोग एक बार पुनः सहयोग देंगे। इन सबको शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी। बिल्कुल 2 दिन के अंदर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। वो जैसा कि आपने मार्च में कहा था जी, कि हमारी पार्टी से कोई भी अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा जी, तो क्या ये 6 के 6 क्लीन चिट प्राप्त है? अभी तक की हमारी जो कहते हैं कि हमारे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी विशेष जानकारी के तहत अभी तक यही है कि इनमें से कोई भी प्रत्याशी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी साफ़ सुथरे उम्मीदवार, साफ़ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी खास तौर से सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए चुनाव लड़ाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी नेता आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर चल कर के दिल्ली प्रदेश में वैसे ही लड़ेगी चुनाव जैसे पूरे देश में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर चुनाव लड़ा जा रहा। बिना गठबंधन के क्या बीएसपी दिल्ली में 7 सीटें जीत सकती है? क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लोग गठबंधन से ही
इलेक्शन फाइट कर। बिल्कुल। जहाँ तक आपने कहा कि बिना गठबंधन के क्या बहुजन समाज पार्टी सातों सीट जीत सकती है, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी कि हम कह दें हम सातों जीत जाएंगे, तो अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महोदय ने अपने स्पीचेस में, अपनी मीडिया को संबोधन में, या उन्होंने जो मीडिया से बात की उनके माध्यम से बताने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्री पोल अलायंस 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ किया था, 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया था, और 2019 में फिर से समाजवादी पार्टी के साथ किया। 93 और 96 का और 2019 का रिजल्ट इस बात को साफ साफ बताता है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ती है, चाहे जिस प्रदेश में हो, कर्नाटक में हमने लड़ा जेडीएस के साथ लड़के, जेडीएस के वहाँ की मीडिया ने बताया कि बीएसपी की वजह से जेडीएस के 13-14 सीटें जीती। हम लोगों ने कहीं भी जिसके साथ लड़ा उनकी सीटें तो जीती, उनको तो फ़ायदा मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसका फ़ायदा नहीं मिला। ये 93 का, 96 का, 2019 का और 2018 का कर्नाटक का अनुभव मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से, मेरी नेताजी आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं और उन्होंने इस बात को बताया भी है। हमारा वोट तो चला जाता है, उससे दूसरी पार्टियों को हराने जिताने का काम तो हो सकता है, लेकिन हमको इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। उसी बात को हम दोहराना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी इस देश में बहुजन समाज पार्टी है आज की तारीख में। सर, लेकिन कर्नाटक में तो आपके विधायक जीते थे उस टाइम। कर्नाटक में हमारा विधायक जीते हैं क्या? कर्नाटक में गठबंधन की वजह से ही साथ जीते थे? नहीं, गठबंधन की वजह से नहीं जीते। गठबंधन की वजह से बिल्कुल वो नहीं जीते। तो अगर आप वहाँ का रिजल्ट उठा करके देखेंगे, जो सीट गठबंधन में उनने हमें दी थी, उस सीट पे हम उससे पहले वाले 3 चुनाव में हम जेडीएस से कम 10 गुना ज़्यादा वोट पाए थे। पिछले सुन लीजिए पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरी सुन लीजिए ना। जिस चुनाव में हम उनके साथ लड़े थे, उस चुनाव से पहले वाले चुनाव में जेडीएस को 6000 वोट मिला था और हमको 38,000 वोट मिला था, ठीक है। लेकिन जब 2018 में जेडीएस के साथ समझौता हुआ तो हमको 72,000 वोट मिला, यानी कि जेडीएस का उसमें वोट बहुत ज़्यादा हमारा प्लस नहीं हुआ था, बल्कि हमारी वजह से मांड्या में, मैसूर में, टुमकुर में, कोलार में जेडीएस को फ़ायदा हुआ। और वहाँ की मीडिया ने कहा कि बीएसपी तो ये सीट वैसे ही जीत जाती, उनको ज़्यादा सीटों पे लड़ते तो उनका वोट बैंक भी बढ़ता। ये स्पष्ट है और हमने इस बात को अनुभव किया। मैं वहाँ 13-14 साल से कर्नाटक को देख रहा हूँ। सर, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मान्यवर काशीराम साहब ने भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो भी जीत नहीं पाए थे। तो क्या लगता है कि दिल्ली में आपके सातों कैंडिडेट 2024 में जीत जाएंगे? हमने आपसे अभी कहा कि सातों कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन राजनीति भी बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव लगा रहता है। डेमोक्रेसी में मिरेकल होते देर नहीं लगती है। जनता होगी क्या? बिल्कुल होगी। जनता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों से बहुत दुखी है। तीनों की पोल खुल रही है। तीनों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे लेने का काम किया, तीनों घोटाले में फंसे। बीएसपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1 रुपया किसी उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ से लेने का काम नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीएसपी से ज़्यादा क्लीन, साफ सुथरी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है। सर, बहन मायावती की सभा होने वाली है दिल्ली में, हमारे लोगों का प्रयास है, चूँकि आदरणीय बहन जी का चुनाव प्रचार पूरे देश में होगा और दिल्ली चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारा प्रयास हो पूरी तरह से, पूरी हमारी टीम का प्रयास है और अभी तक का आश्वासन भी है कि बहन जी और आकाश आनंद जी यहाँ पर दिल्ली में प्रचार के लिए जनसभा करेंगे। एक सवाल है सर, 2019 में पश्चिमी दिल्ली में 13,500 वोट पड़े। जी, तो आप किस आधार पर यानी कह रहे हैं जमानत भी नहीं बचा पाए थे? देखिए, बहुत सी किसी ज़माने में बीजेपी की 2 सीटें होती थी, आज वो 303-400 पार की बात करती है। किस आधार पर कहती थी वो? आधार कोई होता है राजनीति में कोई आधार नहीं होता है। जनता जिस कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा होता है वो भी जीत जाता है,
वही कांग्रेस 77 में जनता ने बिना कहे सबको हरा के कांग्रेस को वापस भेज दिया था, और वही कांग्रेस 80 में पलटवार करके थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई। तो राजनीति में ये कहना असंभव है कि हमारा पिछला क्या था और आगे क्या होगा। एक सवाल है, भ्रष्टाचारी बनिया नेता केजरीवाल है जिसने बसपा का वोट छीन लिया और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आप बसपा का वोट समझते हैं कि बसपा अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई छीन नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाताओं को गुमराह करके वोट चला गया था, और उस गुमराहियत को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और पिछले साल जब से इस झटका मतलब जिस तरह से वोट परसेंटेज हमारा घटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ लोगों को समझाने और उसका काम कैडर लेकर के करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, 100% का भरोसा है कि हमारा वोट फिर से लौट करके वापस आए। दिल्ली प्रदेश कमेटी जो कमजोर है, उसी तरह मीडिया सेल भी कमजोर है, कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? ये आपने कैसे कहा दिल्ली में प्रदेश कमेटी कमजोर है हमारी? कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पे कह रहे हैं? चुनाव हम देख चुके हैं, इसी तरह आज देखिए, हमने आपसे क्या कई चुनाव की, देखिए आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए कोई नहीं आया। देखिए, नेशनल मीडिया आपको पता है, नेशनल मीडिया हमको क्या कर, नेशनल मीडिया तो जिसे लोग यहाँ के मानते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको तक कवर करने नहीं जाती, तो हमारे को क्या कवर करने आएगी? नेशनल मीडिया अच्छी तरह जानते हैं किसको कवर करती है, आपको पता है, इसलिए उसको कहना ठीक नहीं। सबसे बड़ा सवाल हम मीडिया पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया आप लोग जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है। ईमानदारी से अगर काम करे तो देश में सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा आसानी होती है। अशोक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जी, उसने दिल्ली में सीट बंटवारे में इतना लेट क्यों किया? क्योंकि जब सभी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सभी प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं, हाँ। और आप पीछे से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैसे फाइट में आप बड़ी विडंबना है प्रश्न की। लोग कहते हैं पहले बीएसपी डिक्लेयर कर दी है, तो बीएसपी बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देती है और देखती भी नहीं किसके क्या करती है। और बीएसपी सोच समझ के कार्यकर्ताओं की मंशा जान करके डिक्लेयर कर रही है आसानी से कि मजबूत हो प्रत्याशी और ना बैठने वाला, ना बिकने वाला, अच्छा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी हो। तब आप कह रहे हैं देर से क्यों कर रही? प्रचार का टाइम नहीं बचा ना ज़्यादा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे साल प्रचार करती है। बहुजन समाज पार्टी छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से प्रचार करती रहती है। सिर्फ ये बताने का काम करती है कि हमारा चुनाव निशान हाथी है और उसका झंडा नीला है। तो नीला झंडा हाथी निशान बताने का काम पूरे 5 साल करती है। और सिर्फ चुनाव के समय जब आता है तो हाथी जितना बड़ा चुनाव निशान होता है ईवीएम में, वो हमारे कार्यकर्ताओं को बाद अच्छे से दिखाई देता, समझ जाए। दिल्ली के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? विपक्ष जो है दलितों के साथ लगातार उनकी अवहेलना कर रहा है। यहाँ पे 15-20 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दलितों के अधिकारों को हनन हो रहा है, चाहे वो SC/ST आयोग का गठन हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की योजना जो हो छात्रों के लिए है, चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो। और जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है लगातार आप जानते हैं। तो आप किन मुद्दों पर, दिल्ली के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, दिल्ली कौन से मुद्दों के ऊपर आप चुनाव? देखिए, दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। और वो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज के हक हकूक़ की बात के लिए कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। और जो इस देश में खासतौर से जो दिल्ली की आपने बात की है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो दिल्ली की प्रदेश सरकार, उसमें दलित समाज की अवहेलना होती है। उसमें कहने को वो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन उनके जाकर के आप देखिए उनमें पोस्टिंग को लेकर के और बाकी लोगों को सुविधाएं देने से लेकर के उसमें भी SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की अवहेलना होती है। यही सरकार है जिसकी सरकार बनने के बाद जिसे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी ने वोट दिया था, SC के समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज लोगों ने वोट दे करके वो थम्पिंग मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन कितने दिनों के बाद वो दिल्ली प्रदेश में बड़ा दंगा हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कौन लोग हुए उसमें? दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा कौन उसमें हताहत हुआ? तो ये सरकार ने तो हमेशा ही दलित, और सही बात तो ये है कि लोग चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, इस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पहले की सरकारें हो चाहे वर्तमान की सरकारें हो, इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के हक हकूक़ की बातें तो करती हैं
वो उनके लिए नीतियां तो बनाने का काम करती हैं, लेकिन उनको ज़मीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं करती हैं। कांग्रेस ने भी तमाम तरह की नीतियां बनाने का काम किया। अगर उसने सही मायने में कांग्रेस ने भी जो सबसे ज़्यादा शासन किया, अगर उस ईमानदारी से उसने सत्ता चलाई होती, तो जो बाबा साहब के, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में इस देश के सर्व समाज के लोगों के साथ साथ 85 से 90% बहुजन समाज के अधिकार देने का काम किया था, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर के अधिकार हो, अगर ईमानदारी से उन्होंने किया होता शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात, तो आज साथियों जो आप देखते हैं हमारे मीडिया के साथी कि जो रिजर्वेशन 15% केंद्र सरकार की नौकरियों में है, 7.5%, 15% SC का, 7.5% ST का और 27% OBC का, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज तक आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं और आज तक वो 50% से ज़्यादा लागू नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस और उसके बाद शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में जो बैकलॉग है, दिल्ली में SC/ST के ऊपर जो अन्याय अत्याचार और दिल्ली में इस सरकार के रहते तमाम और घटनाएं घटी हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रियों के साथ सर, आप आंदोलन क्यों नहीं करते? साहब काशीराम जी के टाइम में बड़े आंदोलन होते थे, 5 सालों में अभी आपके आंदोलन नहीं दिखते हैं। पिछले 5 सालों में सर जंतर मंतर पे कब पहुंचे आप? आपने कब आंदोलन किया? सफाई कर्मी मरे, सीवर कर्मचारी मरे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो है उनकी नौकरी खतरे में है, ट्रैफिक मार्शल है, तो यहाँ पे लाखों लोग हैं जो जिनका आपको वोट चाहिए, सफाई कर उनके आंदोलन नहीं करते। नहीं, सफाई कर्मियों के जो मैं वो धरना प्रदर्शन था उस पर मैं खुद भी गया, ये आपको किसी ने गलत बताया नहीं गए। रही बात सुनिए, रही बात जंतर मंतर पे और उस पर बैठने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन नेता आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लंबे समय तक इसका बहुत डीपली अध्ययन करने के बाद जब हमने 2 अप्रैल के चुनाव को, 2 अप्रैल की घटना को लेकर के, 2 अप्रैल में जो धरना प्रदर्शन हुआ था SC/ST एक्ट को लेकर पूरे देश में, उसमें BSP ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और पूरे देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, वहाँ पे, या फिर आप इधर पोरबंदर से लेके और बंगाल तक का उठा के देख लें इतिहास आपके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा उस पर एट्रोसिटी जो उनके ऊपर हुई है, एक केस लगे हैं वो SC/ST BSP के वर्कर्स के ऊपर लगे हैं। खास तौर से धरना प्रदर्शन तो सब लोगों ने उसमें सहयोग किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे जहाँ सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हम जहाँ, मैं तो कम से कम बंगाल में सबसे ज़्यादा किस पे धरना प्रदर्शन में केस लगे? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाए कहिएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा है, आपका भाई अगर धरना प्रदर्शन में जेल चला जाता है, तो क्या आपका पड़ोसी भी फिर आपको पार्टी के समर्थन में धरना प्रदर्शन के लिए आता है? वो इसलिए नहीं आता है। नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन हम धरना प्रदर्शन की जगह दूसरा तरीका अपनाते हैं ना। देश भर में जहाँ एट्रोसिटीज़ होती हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे उनको लीगल एड देने का काम करते हैं, फाइनेंशियल एड देने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ने का काम करते हैं। जरूरी उसके लिए सड़कों पर उतरा नहीं दिखता। ये BSP दिखाने में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए BSP अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। मैनिफेस्टो झूठा होता है, ये सब दिखाने वाले झूठे होते हैं। बहुजन समाज पार्टी समाज के हित में खड़ी रहती है, उनके लिए लड़ाई लड़ती है और लड़ने का ही काम। आप एक बात बताइए, हाथरस कांड के लिए तमाम नाटक नौटंकी हुई, उनकी लड़ाई किसने लड़ी? सबसे ज़्यादा BSP ने लड़ने का काम किया, सबसे ज़्यादा BSP ने। राजस्थान में झगड़ा, राजस्थान में उस बच्चे को स्कूल में पानी पीने के पीछे मारा गया, उसके बाद वो बेचारा मर गया, उसके लिए लड़ाई किसने करी? आर्थिक सहायता किसने की? लोग बड़े बड़े तमाशा करने गए, बड़ी बड़ी भीड़ लेके गए, लेकिन उसकी मदद करने का काम नहीं किया। बल्कि उस धरना प्रदर्शन, उस आंदोलन की वजह से जो लोग जेल चले गए, हमारे कार्यकर्ता, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, उनके घर वालों को पूछने नहीं गए ये लोग धरना प्रदर्शन कराने वाले। लेकिन मैं यहाँ पर ही आपको रोकना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन पार्टी के लोग वहाँ पर गए, लेकिन उस पर पूरी तरह से नहीं करे। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश के प्रभारी खुद स्वदेश आर्या जी बहन जी के निर्देश पर गए, ये गए थे। आपको लगता है क्योंकि हम लोग मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको नहीं करते हैं, इसलिए लगता है। मेरा आपसे है, दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी राशन पर वोट देती है, गरीब गुरबा वोटर है BSP का। हाँ। आप उसके लिए क्या खास लेकर आए कि वोटर आपकी तरफ? लगता है आपने बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहन जी की स्पीचेस और चीज़ें नहीं सुनी है आपने। अगर ये सुनी होती, अरे दिल्ली नहीं पूरे देश की बात करिए, दिल्ली हमारा थोड़ी अकेले है, पूरा देश। बहन जी ने क्या कहा है? हम लोगों को
फ्री दे करके उन्हें लाचार नहीं बनाना चाहते, उन्हें गुलाम नहीं बनाना चाहते। हम उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में चारों बार की सरकार में आप विशेष तौर से चाहे 2002 की सरकार देख लीजिए, 2007 की सरकार लीजिए, लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम किया, उनको लाचार नहीं बनाने का काम किया, उनको 2 कमरे के पक्के मकान देने की शुरुआत इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने की है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने की। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए फिर बताइएगा, आपका जवाब भी दे देंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पहली बार जो अभी 1 लाख की बात कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले कि 1 लाख इतनी महिला मुखिया को या परिवार महिला को 1 लाख देने का, बहन जी 2007 से 12 की सरकार में 2008 में अपने जन्मदिन पे गरीब के घर में पैदा हुई बेटी को उन्होंने ये नहीं देखा था कौन गरीब है, किस जात धर्म मजहब का गरीब है, उन्होंने सिर्फ गरीब की बेटी पैदा हुई तो कलेक्टर बाकायदा अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उसको 1 लाख का सर्टिफिकेट देता था कि जब 18 साल की होगी तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। तो लखपति बनाने का काम इस देश में अगर किसी ने किया है सबसे पहले किसी गरीब की बेटी को तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। सर एक अभी मैं बुलंदशहर की घटना आपको शेयर कर रहा हूँ जी। बुलंदशहर में गिरीश जाटव इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। वहाँ पर भाजपा के कुछ जो अपना शेड्यूल कास्ट बाहुल क्षेत्र था कोई गाँव, वहाँ पर वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप उसको समर्थन करिए बीजेपी को। तो वहाँ एक लड़के ने सीधा उनको साफ मना कर दिया और उस लड़के को भाजपा के गुंडों द्वारा, क्रिमिनल लोगों द्वारा बदतमीजी की गई और कत्ल को दिया गया। गिरीश जाटव की अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे कैंडिडेट साथ में हमारे समाज के लोग कब तक संज्ञान में नहीं, आपने मेरे संज्ञान में डाला, मैं आज ही बात करता हूँ। आज मुझे नंबर दे दीजिए अभी इसके मुझे, मैं उसको बात करूँगा और मैं बात करके वहाँ के जो लोग हैं उनको बता के रविदास मंदिर आंदोलन ऐतिहासिक, मैं खुद गया था 3 बार भाई, मैं खुद 3 बार गया, हमारे डीएनए ने कवर किया था, पता करें डीएनए यहाँ पे जो संविधान में अगर सारी पार्टियां संगठन ये बोलते कि भाई केस दर्ज होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा। हम सारी पार्टियों की बात ही नहीं कर रहे। हाँ नहीं, लोकतंत्र की बात, इससे लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाए। देखिए हम प्रोटेस्ट को मना नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट में अपने लोगों को इसलिए नहीं झोंकना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर अरे शांतिपूर्वक में भी भाई हमारे लोग 2 अप्रैल को शांतिपूर्वक ही धरना दे रहे थे, कहाँ झगड़ा कर रहे थे वो, उन पर झगड़े का तो आरोप लगाया गया भाई। लेकिन फिर इसका सलूशन सत्ता प्राप्ति, इसका सलूशन बाबा साहब ने, इसका सुन ली सलूशन इसका सलूशन भारत के संविधान निर्माता, दुनिया के महानतम विद्वान, राष्ट्र रत्न कहना चाहिए ना, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान बनाने के साथ साथ उसमें बराबर के वोट का अधिकार दिया और ये कहा कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच वी कैन ओपन एनी लॉ इधर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल। आप सत्ता की राजनीतिक गुरकिल्ली को प्राप्त कर लीजिए, इन सारी चीज़ों का सलूशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार की सरकार में देख लीजिए, 1.5 लाख गुंडे, 1,45,000 गुंडों माफियाओं को जेल भेजने का काम बहन जी ने किया था। 4 बार की सरकार में कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, सबकी सरकारों में हुआ, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में हुआ। सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति इसका सिर्फ सलूशन है। देखिए दिल्ली में देखिए हम लोग रोकने में सब चीज़, सर काम बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हर कार्यक्रम हर काम में सक्षम है। कुछ लोग अरे हर कार्यक्रम पूरे देश में सक्षम है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहन जी के दिशा निर्देश पर शांतिपूर्वक अपने चुनाव को संकल्प से संपन्न कराना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि विवाद हो ताकि बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो। जी चुनावी माहौल में हर पार्टी जो है कुछ ना कुछ वायदे कर रही है, आपकी तरफ से क्या वायदे? हमारी हमने क्या कहा कि बहुजन समाज पार्टी इसीलिए मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी वादों में विश्वास नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी करके दिखाने में विश्वास रखती है। ठीक है भाई साहब, जय भीम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628।
IFSC कोड SBIN 000653। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।